क्या? जीएसटी। सबसे पहली बात सर, कोई भी एक्ट, कोई भी टैक्स, कोई भी टैक्स चार्ज होने से पहले एक चार्जिंग सेक्शन होता है सर उसके अंदर, जिससे पता पड़ता है कि वो टैक्स चार्ज कौन सी एक्टिविटी पे होगा। उस चार्जिंग सेक्शन, उस सेक्शन को बोलते हैं हम चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं सर हम? चार्जिंग सेक्शन। क्लियर? और कोई भी एक्ट या कोई भी रूल जब नया बनता है तब उसका सबसे पहला रूल नंबर 1 या एक्ट है तो सेक्शन नंबर 1 होता है क्या? एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। बेटा हाँ है ना भाई? इसका नाम क्या होगा एक्ट का? सर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। कब से एप्लीकेबल होगा बेटा? 1 जुलाई 2017। कहां अप्लाई होगा सर? सीजीएसटी एक्ट कहां अप्लाई होगा मालिक? पूरे एंटायर इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370। नहीं 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 रुको, क्लियर? जब 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया तब आर्टिकल 370 था बेटा, और वहां पे उस आर्टिकल की वजह से ये हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट अप्लाई तभी होगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस मिलेगी सर। मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट बोलते नहीं, हम पे अप्लाई नहीं होगा तो नहीं होगा। सर्विस टैक्स पता है पूरे इंडिया में अप्लाई होता था 1994 से, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट ही नहीं किया सर उन्होंने, पर इस बार महबूबा मान गई, महबूबा मुफ्ती सर और 8 जुलाई 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके सर ये एक्ट पास हुआ, और वो स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई किया बेटा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था बेटा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो लॉस उनको होने वाला था सर। क्लियर? इसलिए महबूबा मान गई, और ऐसे केस में 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा। और सर अब तो खैर वैसे भी बात खत्म होगी सर, आर्टिकल 370 गायब। अरे क्लियर? डन। समझे आप मेरी बात बच्चों? ओके, ये था आपका सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होती है, जैसे रिलेवेंट वर्ड काम आएंगे वहां हम देख लेंगे सर। आइए सरकार, अब हम डायरेक्ट चल रहे कहां? चार्जिंग सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 9 अंडर जीएसटी बेटा। यस मैडम। हाँ हाँ, मैं पूछने वाला था, बीच में भूल गया। एसी एसी कंफर्टेबल है या कम करना है? कुछ ठंड लग रही है? ओके ओके सर, चार्जिंग सेक्शन शुरू करें हम, सेक्शन नंबर 9 सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन कहता है साहब, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अच्छा, जितना इफेक्टिव लिसनिंग करोगे उतना मजा आपको भी आएगा, उतना मेरे को भी आएगा सर, क्योंकि आपके चेहरे पे जब मैं खुशी देखता हूँ ना सर तो मुझे मजा आता है सर एक्चुअली। सर सुनो ध्यान से। पहले एक्चुअली ये बैच में उदयपुर ही रिकॉर्ड करने वाला था स्टूडियो में अपने, फिर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, फेस टू फेस ही चलते हैं वहाँ मुंबई। क्लियर? क्योंकि यहाँ का जो फील है ना सर, साथ आमने सामने पढ़ने का वो अलग ही है, और इसी का रिकॉर्डिंग जब होता है तो उसका मजा अलग आता है। सर सुनो ध्यान से, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर CGST shall be levied on intra-state supply, on intra-state supply of goods or services or both, except alcohol liquor for human consumption. अच्छा, alcohol liquor मत बोलना, alcohol liquor for human consumption. alcohol liquor का इंडस्ट्रियल यूज भी बेटा, मेडिसिन्स, केमिकल्स, और हाँ ना दवाई वगैरह में काम आता है ना बेटा, बहुत सालों के लिए दारू दवा है बेटा। क्लियर है सर? सो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोलने का बच्चों। सो CGST will be levied on intrastate supply of goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption, at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST. देखो GST काउंसिल रेट बताएगा, जो रेट वो बताएगा वो CGST लगाएगा, और जो उन्होंने बताया वही हर स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगा सर। हाँ है ना मालिक? ठीक सर। So CGST will be levied on intra-state supply of goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption, at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council. और किस वैल्यू पे लगेगा? वैल्यू विल बी डिफाइंड बाय सेक्शन नंबर 15, and maximum rate of GST, maximum rate of CGST can be 20%. Maximum rate of CGST can be, so total GST can be 40%. And it shall be payable by a taxable person. It shall be payable by a, अब सुनो ध्यान से, अगेन दिस वर्ड, इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। बहुत भारी बात है सर ये।
सो CGST विल बी कलेक्टेड एंड पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब समझना, एक मिनट धीरे धीरे आता हूं बेटा, मैं वापस शुरू से चलते फिर इस बात को लेके आऊंगा। ये लास्ट वर्ड था सर, सेक्शन 9(1) खत्म हो गया सर। अच्छा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में स्टार्टिंग में लिखा था सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 में लिखा है क्या, वो 5 गुड्स पेट्रोल वाली बेटा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल बेटा, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF एंड नेचुरल गैस, इन गुड्स पर GST लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए इन 5 गुड्स पे अभी भी GST नहीं लगता। 5 और एक कौन सी, दारू, मतलब घूम लो और झूम लो, दोनों पे GST नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात? पर ये मत समझना कि इन पे कुछ भी नहीं लगता है बेटा। सर घूम लो और झूम लो, इन दोनों पे जो पुराने टैक्सेस है, एग्जिस्टिंग लॉज, वही अभी भी लगते हैं बेटा, और हेवी टैक्सेस है बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? पर GST नहीं लगता है, समझ में आया बेटा? अभी अब वापस मैं सबसेक्शन 1 पे आ रहा हूं बेटा अपने। CGST विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। सेम सेक्शन IGST एक्ट में सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 दे रखा है बेटा, वहां लिखा है IGST विल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा है तो C और S, क्योंकि SGST में भी सेम सेक्शन बेटा, इंटर है तो I, मैक्सिमम रेट विल बी 40% बेटा, बाकी सेम। एक मिनट, मतलब इंट्रा हो या इंटर हो, GST कब लगेगा बेटा? सप्लाई। इंटर हो या इंट्रा हो, CGST और SGST हो या IGST हो, अरे भाई GST लगेगा कब? सप्लाई पर। सो द टैक्सेबल इवेंट, द इवेंट जिसके होने पे टैक्स लगेगा, इज सप्लाई अंडर GST। सप्लाई का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन में 7 में, जो हम पढ़ेंगे इस चार्जिंग सेक्शन में पढ़ने के बाद बेटा। क्लियर, समझे? अच्छा, ये लिखा है क्या है चार्जिंग सेक्शन में? चार्जिंग सेक्शन में लिखा है क्या, ये होने पे टैक्स लगेगा, सप्लाई होने पे टैक्स लगेगा, इसलिए तो सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन बेटा। इसने बताया कि ये टैक्स चार्ज कब होगा। क्लियर, इसने बताया कि टैक्स चार्ज होगा कब? सप्लाई पर। ओके, सो CGST विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई of goods or services or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of the value of such goods or services or both, and it shall be collected and payable by a taxable, it shall be collected and payable by a taxable। अब इसका मीनिंग क्या होता है मालिक, समझना ध्यान से। टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया हुआ है, और टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन करके बोला है क्या, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन, ध्यान से, who is registered under GST और is liable to be registered under GST। जो GST में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है पर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो भी टैक्सेबल पर्सन है बेटा। फॉर एग्जांपल, मान लो सर, क्या नाम, हुजैफा सर, GST में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, पर रजिस्ट्रेशन कराया नहीं होशियारी ने, बट स्टिल ही इज अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हो, सिंस यू आर लायबल, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, आप पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये मत समझना हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेंगे विद बैंड बाजा बारात। बैंड मतलब टैक्स, बाजा मतलब इंटरेस्ट, एंड बारात मतलब पेनल्टी, है ना भाई? सर, सो यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। सेकंड थिंग, अब समझना, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो मैं टैक्सेबल पर्सन हुई हूं बेटा। पर मान लो आप, क्या नाम बेटा, शेफाली, सर यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर इन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बेटा, इन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया बेटा। अच्छा, पर रजिस्ट्रेशन तो ले लिया ना बेटा। टैक्सेबल पर्सन मींस a person who is registered under GST, so even if you are not liable for registration, but since you have taken the voluntary registration under GST, तो you are a taxable person, और आप पे भी चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, और आपको भी GST पे करना पड़ेगा, भले ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है। क्लियर, सर्विस टैक्स एक्साइज में ऐसा नहीं होता था बेटा, पर GST के अंदर जैसे ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी आपने कराया, आप पे GST लगना चालू हो गया। ओके बच्चों, क्लियर? अच्छा, ये कहां से पता पड़ा अपने को? चार्जिंग सेक्शन से, दैट इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, सब सेक्शन 2 मैंने बात कर ली, वो 5 पेट्रोलियम गुड्स, इनमें GST अभी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट GST काउंसिल बताएगा तब लगेगा सर, अभी नहीं लगता है सर। सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, ये दोनों किसके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। सब सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का है बच्चों। सर मैं बोल देता हूं भले ही,
पर मैं इनको तीनों सबसेक्शन जो है इनका मैंने सेपरेट चैप्टर दे रखा, चैप्टर नंबर 7, तब बात करूंगा इसके बारे में। क्लियर? अभी केवल बोल रहा हूं, समझा नहीं रहा बेटा। सेक्शन नंबर, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मेरे को याद तो है सर। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखो बेटा, जहां पे भी आ गया ना गवर्नमेंट के पास पावर है, वहां 100% जीएसटी काउंसिल लिखा ही होगा, वरना डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ कर दे तो दादागिरी लगा देंगे बेटा फिर तो। इसलिए हर जगह जीएसटी काउंसिल लिखा ही होगा जीएसटी के अंदर। ये होता है डेलीगेटेड पावर्स, बट डेलीगेटेड पावर्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के अंदर बेटा। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, इन गुड्स और सर्विस और बोथ पे recipient will be liable to pay GST to the government directly under reverse charge mechanism, and all the provisions of the act will apply on recipient as if he is the person liable to pay GST to the government directly बेटा। और 8% गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है। अच्छा, जो गुड्स नोटिफाइड है वो आपके सिलेबस में नहीं आती है, पर जो सर्विसेज नोटिफाइड है वो हमारे सिलेबस में आती है, वो हम पढ़ेंगे सर। एक एग्जांपल दो बेटा इसका, बैंकिंग कंपनी के रिकवरी एजेंट बेटा। रिकवरी एजेंट मतलब वसूली भाई। अब सर वसूली भाई क्या करते बेटा? वसूली करते हैं सर। बैंक, मान लो बैंक से किसी ने लोन लिया, वो पे नहीं कर रहा है, बैंक ने वसूली भाई को अपॉइंट किया, भाई वसूली करो, और जितना वसूली करोगे उसका एक परसेंटेज या एक अमाउंट आपको कमीशन मिल जाएगा सर। सो वसूली भाई, रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। क्लियर? अब सर उनकी सर्विस पर कमीशन मिलेगा, उनको फीस मिलेगा सर उनको। बैंक इज द सर्विस रेसिपिएंट, वसूली भाई इज द सर्विस रेसिपिएंट, सर्विस सप्लायर। अब वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं बेटा। क्या आपको लगता है वो टैक्स पे करेंगे? क्या आपको लगता है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे? अब वो अगर टैक्स पे नहीं करेंगे, सोचो बैंक ने उनके कमीशन पे टैक्स उनको दे दिया होता, और वो रिकवरी एजेंट्स वसूली भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे, 2 ऑफिसर रिकवरी करने गए, आए नहीं सर गवर्नमेंट बोला हमसे ना हो पाएगा साहब, हम यहां से टैक्स नहीं ले पाएंगे। बैंक को बोले, बैंक तुम जो सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, तुम उनको दे रहे मत, हम तुमसे लड़ेंगे साहब। क्लियर? और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज, जो रिकवरी एजेंट ने सर्विसेज दी बैंक को उसके लिए बेटा। हाँ है ना भाई? सो देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड इट, देयर आर सम सर्विसेज, और लॉजिक है हर सर्विस में यार। ठीक है सर, हर इंडस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल आपको बताया कि सो दैट आपको ध्यान रहे कि हाँ यार हमको किस विजन के साथ पढ़ना है सर। अरे क्लियर? समझे? और गवर्नमेंट ने इसी कारण से रिवर्स चार्ज लगाया है। हाँ, गुड्स के केस में भी कुछ रिवर्स चार्ज है, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्विसेज की लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ये था सेक्शन नंबर 9.3। 9.4 बोलता है क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किससे सर? अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, जो नोटिफाइड है केवल बिल्डर बेटा, प्रमोटर, उसने अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया है, किससे परचेज किया? बिल्डर ने। अनरजिस्टर्ड पर्सन से, सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, कुछ अदर गुड्स भी बेटा, अनरजिस्टर्ड अगर उसने परचेज किया तो रिवर्स चार्ज में उस बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। वो एक्चुअली क्या करता था सर? सर छोटे लोगों से बिल ले लेता था, वो केवल खर्चा दिखाने के लिए, अपना एक्सपेंस क्लेम करने के लिए, तो वहां रिवर्स चार्ज लगा दिया लोगों साहब। क्लियर? अब उसको आईटीसी मिलता नहीं था बेटा, बिल्डर को क्या है, फ्लैट वगैरह बना के जब बेचता ना बेटा वो, तो उस पर 5% टैक्स की रेट है बेटा, और उस पर आईटीसी उसको नहीं मिलता है, तो जानबूझ के क्या करता है बेटा, अब खर्चा तो दिखाना इनकम टैक्स में, तो अनरजिस्टर्ड लोगों से बिल लेता था बेटा, अनडिस्क्लोज पार्टी से। क्लियर? तो वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जानबूझ के रिवर्स चार्ज लगा दिया 9.4 में। ये रीजन है उसके पीछे का। क्लियर सर? वो हम पढ़ेंगे बाद में बेटा। क्लियर? चैप्टर नंबर 7 के टाइम पे बेटा। ओके, ये केवल बिल्डर के लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 9.4 8% बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? 9.5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है, कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है, और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकता है क्या, ये नोटिफाइड सर्विसेज 8% 4 सर्विसेज ही है बेटा। ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी, तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। ईसीओ क्या मान लिया बेटा? इसलिए 9.5 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, 9.5 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है बच्चों। 9.3 और 9.4 में रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, इसलिए वो रिवर्स चार्ज है। 9.5 में ईसीओ को सप्लायर मान लिया है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ईसीओ को ही सप्लायर मान लिया है। क्लियर? इसलिए
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं 95 को। एग्जांपल देता हूं स्विगी का बेटा, बेस्ट एग्जांपल। स्विगी, आज मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा, सैंडविच। अभी बेटा ब्रेक में ही करता हूं काम बेटा सर। सो अब मैं सैंडविच जो बनाता हूं बेटा, आपने स्विगी के थ्रू ऑर्डर किया बेटा, क्लियर। अब मैंने सैंडविच बनाया है, स्विगी ने आपके घर पे डिलीवर कर दिया। अब सर गवर्नमेंट, अच्छा एक्चुअली रेस्टोरेंट सर्विस में दे रहा हूं बेटा, आप सर्विस रेसिपिएंट हो बेटा, और आपने स्विगी के थ्रू मंगाया। स्विगी इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा, क्लियर। तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, देख रेसिपिएंट्स तुम तो एंड कंज्यूमर बच्चो, तुमसे टैक्स गवर्नमेंट ले नहीं पाएगी, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा नहीं बेटा, क्लियर। सर अब सैंडविच वाला कहाँ टैक्स देगा यार, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ईसीओ, तू तो समझदार है ना यार, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, क्लियर। और इसको टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर ये एक 4 सर्विसेज हम पढ़ेंगे बाद में बेटा, ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। तो था ये क्या, पूरा सेक्शन नंबर 9 हमने बात करी। 9(1) चार्जिंग सेक्शन बेटा, 9(2) वो पेट्रोल वाले गुड्स बेटा, 9(3) 9(4) रिवर्स चार्ज, 9(5) ईसीओ बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा जो सेक्शन नंबर 9 है हमारे सीजीएसटी एक्ट में, वही सेक्शन नंबर 9 हर एसजीएसटी एक्ट में भी बेटा, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेटा। एंड सेम सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, बस वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है बेटा, मैक्सिमम रेट कैन बी 40% ये लिखा है बेटा, बाकी सर एब्सोल्युटली प्रोविजन सेम। ओके मालिक, क्लियर। तो सर इंट्रा हो या इंटर हो, इंट्रा हो या इंटर हो। सर जीएसटी लेवी कब होगा, लेवी मतलब चार्ज कब होगा, टैक्स लगेगा कब, इसलिए चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं बेटा इसको, क्लियर। तो सर अब हम पढ़ेंगे क्या, सप्लाई का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 7। दिल थाम के देखिएगा सर, सेक्शन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने। सर अब क्या पढ़ रहे हैं अब हम, अच्छा समझ में आ रहा बच्चों आपको ये पक्का, एब्सोल्युटली परफेक्टली बेटा। ब्रेक चाहिए बेटा आपको, ब्रेक चाहिए तो बोल देना बेटा, देखेंगे उस टाइम पे। सर सुनना सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1। ओके सर, सप्लाई सेक्शन नंबर 7, ये मैंने इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सर, क्या कि सप्लाई में क्या क्या आता है सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3, उसमें क्लोज ए और क्लोज बी और फिर फुल स्टॉप लास्ट में। ओके सर, अभी बात करें क्या, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी और सी, और डी लिख के मैंने काटा है क्योंकि सर ओमिट हो गया था और वो बन के सबसेक्शन 1 ए बन गया था बेटा, ठीक है, बात करेंगे बाद में सर। अभी क्लोज नंबर ए बी सी, ए डबल ए बी और सी, ओके। अच्छा चलो सर, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी सी, डबल ए बी बीच में, अब डबल ए नहीं बोल रहा बेटा मैं, सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी मतलब सप्लाई मींस ए बी सी लिखा है क्या बेटा, अगर सप्लाई मींस ए बी सी लिखा होता मतलब तुम ही हो, माई लाइफ मीन्स यू, माई लाइफ इंक्लूड्स यू, छपाक, मेरी लाइफ में तुम भी हो सर यहां क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स
दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, मतलब तुम भी हो। लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि उन्होंने एक एक वर्ड को ध्यान से लिखा है, सोच समझ के लिखा है, क्योंकि उनको पता है कि लॉ को यूज करने वाले कौन है, देश के लोग, हिंदुस्तानी। क्लियर? अगर कोई लकुना छोड़ दिया तो हमको वो छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। क्लियर? इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, वैसे बात करें तो क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में सब कुछ आ गया है बेटा, कुछ छोड़ा ही नहीं सर इन्होंने। पर फिर भी अगर गलती से कुछ रह गया तो सप्लाई इंक्लूड्स, इसका स्कोप लिमिटेड नहीं किया। क्लियर? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी, सी। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, बहुत काम का सेक्शन है सर। 90% केस, 90, 90, 95, 98% केस इसमें आ जाएंगे सर क्लोज नंबर ए में। बाकी कुछ बचे हुए क्लोज नंबर डबल ए, बी और सी बस। क्लियर? आप जो रोज ट्रांजेक्शन देखते हो ना सर, वो सब क्लोज नंबर ए में सर। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal. Very good बेटा, क्योंकि पता है केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए बेटा, सर्विसेज भी मर्ज हुई है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये भी सच एज, ये भी सच एज है, केवल एग्जांपल्स है। सच एज सेल, एक्सचेंज, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सेल, ये मार्केट मैंने आपको सेल किया बेटा, 4 पीस 10,000, दिस इज सेल। एक्सचेंज होता ना, आप जब नया मोबाइल फोन लेने गए तो उसने बोला 50,000 का नया फोन है, पर अगर आप कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन हमको अगर देते हो एक्सचेंज में, तो आपका जो प्राइस है वो 45,000 हो जाएगा बेटा, होता है ना सर, एक्सचेंज। बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। मैंने आपको इंडा टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ा दिया बेटा, दोनों बर्बाद सर। सर दिस इज कॉल्ड बार्टर। सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स आपको ट्रांसफर कर दिए। क्लियर सर? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, लाइसेंस, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, या फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया बच्चे। रेंटल, ये बिल्डिंग रेंट पे ली, मशीन रेंट पे दी, गुड्स रेंट पे दिया, हाँ है ना भाई। और डिस्पोजल, बिजनेस के सारे एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए। क्लियर सर? समझे मेरी बात? ओके। ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ, भले गुड्स बेचो सर्विसेज बेचो बेटा, या दोनों, और बोथ लिखा है, इनका कॉम्बिनेशन बेचो बेटा आप। वैसे और बोथ का रिलेवेंस नहीं, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी बेटा सेक्शन नंबर 8 में बेटा, तो और बोथ नहीं भी लिखते चल जाता बच्चों, पर ठीक है सर, सेफ्टी के लिए लिखा इन्होंने। गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन। अच्छा पता है पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन इंक्लूड्स, अगेन मींस नहीं है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और भी 2-4 लोग लिखे बेटा, और वो भी इंक्लूड्स है। समझे मेरी बात? मतलब किसी को छोड़ा नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है अगर, भले वो सोवरेन एक्टिविटी है, वो भी सप्लाई के स्कोप में आ रही है। वो बात अलग है, बाद में मेगा एग्जामिशन में उनको एग्जाम किया हुआ बेटा। देखो एग्जाम करने की बात कब आई? जब लेवी हो रहा है। अगर वो पर्सन में नहीं आता बेटा तो लेवी कैसे होता? करेक्ट, डन सर। तो सर बाय अ पर्सन when such supplies are made or agreed to be made, बेटा सुनो एक मिनट, बहुत अच्छा पॉइंट अभी है। when such supplies are made or agreed to be made। अच्छा मैं बुक का वो डेफिनेशन ओपन करके नहीं रुकना, चलेगा ना सर? समझ में आ रहा ना आपको मेरा, है ना सर? मैं चाहता हूं आपका ध्यान मेरी तरफ रहे सर, तो क्या फिट हो जाएगा सर। आप वो पढ़ते रहेंगे ना सर, तो वो दिल तक बात नहीं पूछेगी सर। सर when such supplies are made or agreed to be made, सप्लाई कर दिया या सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया तो भी सप्लाई हो गया, सप्लाई इंक्लूड्स। अच्छा मैंने आपको मार्केट बेच दिया तो सप्लाई है ही है बेटा। मैंने मार्केट बेचने के लिए आपको एग्री किया
वो भी सप्लाई हो गया, मतलब एडवांस पेमेंट ले लिया मैंने आपसे बेटा। आपने इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया था सर, आई एग्री टू सप्लाई द सर्विसेज, लग गए जीएसटी है ना सर ध्यान देना बच्चों, 2 मिनट, अभी मेरे को 2 मिनट लगेंगे सर यहाँ पे समझाना है, गलती करते बच्चे कुछ एग्जाम में, इसलिए व्हेन सच, अच्छा मुझे अब हर पॉइंट को ध्यान से सुनना बच्चों, कहाँ गलती होती है एग्जाम्स में, क्या होता है कई बार हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते गलती कहाँ हो रही है एग्जाम्स के अंदर, कई बार ऐसा होता है। तो कई सारी माइन्यूट चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन में होती है पर अपने को पता ही नहीं होता कि वो है भी क्या, कई बार होता है तो सर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसी पॉइंट के लिए। When such supplies are made or agreed to be made सर गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्या बोला सर, when such supplies are made or agreed to be made, मतलब अगर आपने सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर दी वो तो सप्लाई है ही है, अगर गुड्स या सर्विस के लिए आपने एडवांस रिसीव कर लिया वो भी सप्लाई हो गया, जैसे सप्लाई हो गया जीएसटी लग गया। आपने सुना होगा देखा होगा सर्विसेज के केस में एडवांस रिसीव होने पे लगता है सर्विस टैक्स, पर गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होने पे जीएसटी लगता है पर टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12 और 13 यही से लिंक हुए बच्चा। टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12 इज फॉर गुड्स, 13 इज फॉर सर्विसेज। उसका सबसेक्शन 2 जो मेन सबसेक्शन है बेटा, उसको यूज करते हुए एक नोटिफिकेशन इशू किया जब जीएसटी नया नया आया था तब बेटा, और नोटिफिकेशन इशू करके बोला क्या कि गुड्स के केस में, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, पता है चार्जिंग सेक्शन सॉरी सप्लाई का डेफिनेशन जो है उसमें तो गुड्स हो या सर्विसेज हो दोनों के लिए अग्रीड सप्लाई मेड और अग्री टू मेड लिखा है बेटा, सप्लाई हो गया। और टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12 इज फॉर गुड्स, उसके सबसेक्शन 2 जो मेन सबसेक्शन है उसमें क्या लिखा है पता है, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये अभी भी लिखा है, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, ये गुड्स में भी लिखा है, पर एक नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल दिया क्या, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, मतलब एडवांस जब रिसीव होता है ना बेटा विच इज अर्लियर, गुड्स के केस में एडवांस अगर आपको रिसीव होता है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बच्चा, लग तो गया है, सप्लाई तो हो गया है, वाह सब समझना, मतलब सप्लाई तो हो गया, हमने एहसान किया आप पे, टैक्स मत देना अभी, आप बाद में जब बिल इश्यू करोगे जब गुड सप्लाई करोगे तब टैक्स पे कर देना। मतलब पता है क्या हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में 10 लाख रुपए का मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है, गुड्स के रेस्पेक्ट में मेरे को 10 लाख रुपए एडवांस रिसीव हुआ मतलब सप्लाई हो गया, पर उस पर टैक्स पे करने की जरूरत, मतलब वो 10 लाख रुपए मेरे टर्नओवर का पार्ट बनेगा, वो 10 लाख रुपए मेरे टर्नओवर का पार्ट बनेगा समझे मेरी बात। सीए फाइनल का एक क्वेश्चन था बेटा, रूल नंबर 42 43 याद है बेटा, याद नहीं तो कोई बात मैं याद करूंगा आपको बेटा, बस वो याद है प्रोपोर्शनल एडीसी रिवर्स करना पड़ता है बेटा, एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, हाँ है ना भाई, प्रोपोर्शनल एडीसी रिवर्स करना पड़ता है बच्चा हमको, वहां पर टर्नओवर का पार्ट बनेगा एडवांस में रिसीव हुआ तो, एक क्वेश्चन था सी फाइनल में बेटा, वहां हमने टर्नओवर में ऐड ही नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने वहां गलती करके आ गए एग्जाम में, समझा मेरी बात। तो वो मैं कोशिश करूंगा इस बैच के अंदर ये सारे इस तरह के पॉइंट जो नॉर्मली हमको कवर नहीं हो पाते सर, वो हम कोशिश करेंगे वापस आपको माइन्यूटली उसको पढ़ा दो बेटा, समझ में आया बच्चों आपको मैंने क्या बोला है, हाँ है ना भाई, क्लियर। केवल बुक्स पढ़ने से क्या वो चीज क्लिक नहीं कर पाती कई बार हमको, तो मैं कोशिश करूंगा वहां फोकस देके आपको पढ़ा पाऊं बेटा, हाँ है ना भाई, ओके। तो सर सप्लाई इज मेड और पता है चीजों को जब लॉजिकल पढ़ोगे ना आप सर, तो क्या उसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद अपने आप हो जाएगा सर, आपको समझ में आना चाहिए बस कि अच्छा ओके ये रीजन है क्या, क्लियर। क्योंकि सर प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो बस सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, इसलिए चीजों को समझो, आप याद नहीं करना पड़ेगा, याद अपने आप हो जाएगा सर आपको,
ओके कितना याद करेंगे सर, इतना तो है अपना दिमाग कितना है सर, कितना याद कर लेंगे हम लोग, नहीं याद करने का। क्लियर, चीजों को समझो, सॉल्व करो, उसको ऐसा नेचुरल बना दो, ऑब्वियस बना दो सर कि हाँ यार ये तो नॉर्मल है, कि अपना आंसर वैसे निकले आपके दिल से। ओके सर, सप्लाई इज मेड और बाय अ पर्सन फॉर अ, अब इसका ऑपरेशन कर लेते सर, सप्लाई शुड बी फॉर अ, तो ही सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। ओके संतोष भैया मेरी तरफ ध्यान दो, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई। क्विड प्रो क्यों, कुछ पाने के लिए, कुछ आपने दिया है, है ना सर, तो वो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। समाज सेवा करी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प करी है सर नीचे, वो सप्लाई नहीं है ऑब्वियसली। पर सर आपने फीस के लिए काम किया, प्लीज सर हो सकता है मैं चीजों को 2-3 बार रिपीट करूंगा बेटा, पर वो चीजें यहाँ फिट होनी चाहिए सर, यहाँ तक। सर कंसीडरेशन के लिए काम किया, देखो वर्ड्स एकदम फिट हो जाने चाहिए सर जो मैं बोल रहा हूं सर, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको अप्लाई करने प्रैक्टिकल केस में सर। क्लियर, पहले लोग अच्छे से समझ लो, दिल तक उतार लो वर्ड्स को, फिर अप्लाई करना, फिर मजा आएगा सर आपको। सर कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है। सर आपने सर मंदिर में डोनेशन दिया, भगवान इस बार तो पास करा ही देना। सर क्या फीस दी भगवान को, इज दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इट इज द टेम्पल मस्क जो भी है सर, क्या वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए? क्या भगवान ने सर्विसेज दी है, क्या मंदिर ने सर्विसेज दी है? नो, इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। पर उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत मेगा इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जहां लाखों लोग आएंगे, अभी आप कहो तो आपके बिजनेस का नाम यहां लिख दूं, आप ये काम करते हो, कस्टमर आना चालू हो जाएंगे, आप लोग हाँ हाँ लिख दें, 50 लाख लगेंगे बस, आप लोग डन। उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, उस मंदिर को, उस ट्रस्ट को, उस हॉस्पिटल को, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने 50 लाख रुपए दिए। अच्छा उसने 50 लाख रुपए लिए क्यों, उसने ऑब्लिगेशन लिया क्या? अब आप मुझे बताओ वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा साहब? बिल्कुल आएगा, उस 50 लाख पे जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई किया है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बेटा। क्लियर। पर सर मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, सर वहां पे कोई नई बिल्डिंग बन रही है उसकी ट्रस्ट की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, स्कूल वगैरह में, वहां आपने बोला नहीं यार अच्छा बिल्डिंग बनाओ, हमारे आने वाली जनरेशन यहाँ पढ़ेगी, इसका एक रूम जो बनेगा उसका जो खर्चा को मैं दूंगा, 10 लाख रुपए लगे, आपने 10 लाख रुपए दिए उनको, और उन्होंने वो रूम बनाया, और रूम के बाहर उन्होंने जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट आपको थैंक यू कहने के लिए लिखा कि मिस्टर XYZ के को थैंक यू जिसने ये रूम बनवाया। ऐसा होता ना सर कई बार ऐसा। अब बताओ वो 10 लाख रुपए जो दिए आपने, वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे क्या सर? नहीं आएंगे। यही आपके बिजनेस का नाम लिखा होता तो समझे मेरी बात आप? अरे हाँ है ना भाई, और उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर। पर ये जो आपने वॉलंटरीली दिए बेटा, जहाँ पे वो ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपका बिजनेस का नाम पब्लिश करना बेटा, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट टू से यू थैंक यू, उन्होंने नाम लिखा है, तो वो सप्लाई नहीं है। हाँ है ना मालिक? दिस वाज द सर्कुलर बच्चों, आपको पता होगा। हाँ है ना, सर्कुलर भी था बच्चों ये। अरे हाँ है ना भाई? ओके सर तो आप तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है ना बेटा, अपने दिल से पूछो, क्या आपने फीस के लिए काम किया है? अगर यस तो सप्लाई है, नहीं सप्लाई नहीं है। आपने कोई ऐसा काम किया शानदार कि पापा ने खुश होकर आपको 5 लाख रुपए दिए बेटा, क्या सप्लाई? क्या सप्लाई? नहीं। पर सर अगला काम करने के लिए आपने बोला पापा को
पापा फीस चाहिए 10 लाख रुपए की। पापा ने बोला मेरे से फीस लेगा? पापा हाँ। पापा ने बोला ठीक है काम कर, आपने काम कर लिया फीस के लिए। पापा ने बोला आप काम हो गया फिर? पापा ने बोला जा खेल, चल निकल यहाँ से। कोई फीस नहीं दिया बेटा। अब बताओ जो 10 लाख रुपए का बिल आपने रेज किया पापा पर, बेड डेप्ट सप्लाई है कि नहीं? मुझे बताओ, है कि नहीं है? है। क्यों? कंसिडरेशन के लिए काम किया, बिल इशू किया आपने बेटा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा आपने, एग्रीमेंट साइन किया है, सप्लाई कंसिडरेशन के लिए आपने सप्लाई किया था। यस वो सप्लाई है, मतलब आप बैंक अकाउंट देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं है, क्योंकि यही फर्स्ट केस है। मैंने 5 लाख रुपए जब पापा ने गिफ्ट दिया आपको बेटा, वो सप्लाई नहीं था। क्यों? कोई फीस नहीं मिली बेटा आपको, हाँ है ना भाई? क्लियर? सो केवल बैंक अकाउंट देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है जरूरी नहीं कि वो फीस हो, और कुछ पैसा जो नहीं आ रहा है वो सर जरूरी नहीं कि वो कुछ भी नहीं था, वो फीस हो सकती है सर, जो बेड डेप्ट हो गई है। मतलब बेड डेप्ट पे भी जीएसटी लगता है बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? सप्लाई शुड बी फॉर अ एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस मतलब क्या है सर? बिजनेस के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा ज्वेलरी का शोरूम है सर, मैं ज्वेलरी बेच रहा हूं फॉर अ कंसिडरेशन, यस सप्लाई है। पर सर मान लो मेरा कोई ज्वेलरी का शोरूम वगैरह नहीं, मैं तो कोचिंग पढ़ाता हूं साहब, हालात ऐसे आ गए सर ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, दूसरी ज्वेलरी लानी थी सर। अब मान लो मैंने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी सर, कार बेच दी, क्या सप्लाई? कार मेरी पर्सनल अकाउंट में थी बेटा, है ना, बिजनेस नाम में नहीं बेचा। हाँ जी सर मैंने अपने घर की पर्सनल ज्वेलरी बेच दी, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो सप्लाई एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज बेटा, हाँ है ना भाई? यही मेरे बिजनेस के एसेट अगर मैंने बेचे होते, बिजनेस के एसेट्स मैंने अगर बेचे होते तो ये सप्लाई के स्कोप में आता, जीएसटी लगता। समझे मेरी बात? आवाज नहीं आ रही ओए? तो सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस इट शुड बी फॉर अ, केवल कंसिडरेशन नहीं देखने का, कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्लियर? तो एक बार वापस बोल दो बेटा, ये मैंने क्लोज नंबर ए पढ़ाया जो अच्छा क्लोज था, बड़ा क्लोज था बेटा। अच्छा 95% 99% केस तो इसमें कवर हो जाएंगे बच्चा, प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जाम में तो ठीक है पता नहीं क्या आएगा सर। सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट goods or services or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं। क्लोज नंबर ए के हिसाब से सप्लाई तभी होगा सर, देखना बुक में संतोष भैया, क्लोज नंबर ए के हिसाब से वो सप्लाई तभी होगा जब सप्लाई इज फॉर अ प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तभी वो सप्लाई होगा, वरना वो सप्लाई नहीं होगा। लास्ट में दिख रहा है सर आपको? ओके सर पक्का? क्लोज नंबर डबल है। मान लो हम सब ने मिलके एक क्लब बना दिया सर, फ्रेंड्स क्लब, माहौल क्लब सर, एक जॉइंट वेंचर बना दिया सर हमने, हाँ है ना सर? और हमने सोचा हर महीने मिलेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, माहौल बनाएंगे सर, एंड जो भी टैक्सेशन वगैरह में अपडेट होंगे वो सब प्रोफेशन के अपडेशन भी अपडेट कर लेंगे सर। पैसा कहाँ से आएगा? हम सब ने सोचा हर महीने हम एक कंट्रीब्यूशन करेंगे सर, मेंबरशिप फी, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, और क्या है, हाँ है ना? मान लो एनुअल कंट्रीब्यूशन मान लो हमारा ₹2000 का, तो 2000 रुपए जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो क्या है? क्लब आपको सर्विस दे रहा है बेटा, हर महीने मिलने की सर, डांस पार्टी हो रही, माहौल जबरदस्त शानदार, खाना बन रहा है, क्लियर? तो क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, उसके लिए आप फीस दे रहे हो बेटा, क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस बाय क्लब टू यू, क्लियर? उस पर क्या लग जाएगा बच्चों? जीएसटी, हाँ है ना? अब मान लो सर ये क्लब का हिसाब कौन रखेगा हर महीने, ये सारा काम कौन करेगा?
उसके लिए 2 मेंबर ने बोला कि साहब हम ये काम कर देंगे, और उन्होंने बोला कि हम हमारी फीस लेंगे रुपीज मान लो 1 लाख रुपए पर एनम। डन सर, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, तो मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, दैट इज आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस बच्चों। मतलब कुल मिला के ऐसा हम नहीं बोल सकते हम ही तो खुद को सर्विस दे रहे हैं, खुद ही खुद को सर्विस दे रहे हैं, खुद ही खुद पे टैक्स लगाए, क्या मतलब? ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे साफ साफ क्लोज नंबर वाले मैंने लिख दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, और उन्होंने अगर आपस में ट्रांजेक्शन किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। एक्सप्लेनेशन लिखा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ट्रिब्यूनल या एनी अदर लॉ, उसमें क्या लिखा है मैं कंसर्न नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दोनों को दो सेपरेट पर्सन मानना है बेटा। क्लियर? और क्लब और एओपी बीओआई क्या लिख देता हूं, एओपी मतलब, बीओआई मतलब क्लब, ये फुल फॉर्म ही है ना बेटा, या जॉइंट वेंचर लिख दो, एंड इट्स मेंबर्स आर टू सेपरेट पर्सन, आपस में ट्रांजेक्शन किया वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। अच्छा एक और सर्कुलर आता है इसके बारे में। अब सर हमने जो जॉइंट वेंचर या क्लब या एओपी बीओआई जो बनाई हमने सर, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, जिसको मेंबरशिप फी बोलते हैं बेटा, वो सप्लाई होता है जीएसटी के स्कोप में आएगा बच्चों, हाँ है ना भाई? पर मान लो हमने इस बार जो हमने कुछ बड़ा सोचा, हमने सोचा है हम 100 मेंबर है, एक काम करते हैं 1-1 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, 100 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं मुंबई के अंदर, और उससे हम अर्निंग करेंगे, और वो 1 करोड़ जो हमारा क्या है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या मालिक? और एक होता है रेवेन्यू नेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा। क्लियर? सर कॉन्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कैश कॉल, क्या बोलते हैं सर? इफ दैट कैश कॉल इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेचर, तो ऐसे केस में दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, और प्योर ट्रांजेक्शन मनी जो था वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ ना सर आपका, दैट इज नॉट मेंबरशिप फी यार, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? और रेवेन्यू नेचर जो होता है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। अरे क्लियर बच्चों? हाँ है ना भाई? डन। अच्छा मेंबर ने क्लब को सर्विस दी तो भी जीएसटी लगेगा, क्लब ने मेंबर को सर्विस दी तो भी जीएसटी लगेगा, एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सर्विस दी है बेटा तो भी जीएसटी लगेगा बच्चों। मतलब सब अलग अलग पर्सन है यार अपने आप में। क्लियर? ठीक सर। सरकार ये था क्लोज नंबर डबल ए, फिर क्लोज नंबर बी। अच्छा सुनना, अब ये क्लोज नंबर डबल ए जो है ना बेटा, ये तो बीच में ऐसे इंसर्ट किया, झगड़े हो रहे थे उन झगड़े को खत्म करने के लिए बेटा, अदरवाइज मेन क्लोज नंबर ए बी सी है ना बेटा, तो डबल ए पढ़ लिया हमने, अब इसको बीच में लेके मत आना। तो क्लोज नंबर ए क्या था बेटा? supply should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of, क्लोज नंबर बी बोलता कोई बात नहीं, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, पर अगर आपने सर्विसेज क्या करी बेटा, इंपोर्ट फॉर अ, भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई के स्कोप में आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ओके ओके आई विल एक्सप्लेन यू। netflix.com, अरे नेटफ्लिक्स आपने सब्सक्राइब किया बच्चों, मान लो क्या सब्सक्राइब किया सर? नेटफ्लिक्स वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज बच्चों। क्लियर? किस लिए परचेज करी आपने? अपने पर्सनल यूज के लिए ना यार। क्लियर? नॉट फॉर बिजनेस, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का है, रेसिडेंट इंडिया का है, पैसा इंडिया से जा रहा है बेटा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी सारी डेफिनेशन कंडीशन पूरी हो रही है बेटा इसमें। क्लियर? सर फॉर अ कंसिडरेशन है ये, भले हिंदी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज चार्जेबल टू जीएसटी बिकॉज इट इज सप्लाई बेटा, हाँ है ना सर? अच्छा वैसे बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए बेटा, लिंक करने के लिए, OIDR सर्विस मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसको छोड़ के बाकी और कोई भी सर्विसेज अगर किसी इंडिविजुअल ने या गवर्नमेंट ने
अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट करी है, क्या करी बेटा, भले फॉर अ कंसिडरेशन है, इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी वाइड मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट। इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल ही कौन सा दिया बेटा, ओआईडीआर सर्विस। तो प्रैक्टिकली कंक्लूसिवली आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे केवल एग्जांपल किसका है बेटा, ओआईडीआर का ही है सर, क्योंकि बाकी सर्विस तो वैसे भी एग्जाम की हुई गवर्नमेंट ने मेगा एग्जामिनेशन के थ्रू बेटा। क्लियर। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन होता है, क्या होता है बेटा, विदाउट कंसिडरेशन, तो वैसे भी यहाँ कवर नहीं है, तो ये तो इट शुड बी फॉर अ, आज जैसे गूगल, आज आपने गूगल सर्च किया बेटा कुछ, क्या कोई पैसा लगेगा बेटा आपने, नहीं, क्लियर, पर दैट इज फ्री, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है। ओके सर, ठीक सर, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, मैं यहां जानबूझ के लिख रहा हूं आपके लिए ओआईडीआर, तो ये आपको याद रहे सर, चलेगा सर, ठीक है सर, सो दैट आपको याद रहे कि इसके अलावा बाकी सब एग्जेम्प्ट है सर। अच्छा, वो एग्जेम्प्ट यहाँ पे नहीं है, वो चैप्टर 9 आएगा उसके एंड में लिखा है सर, तो वहां पहुंचते पहुंचते क्या होता है, यहाँ पता ही नहीं पड़ता सप्लाई में क्या था, यहाँ पे क्या लिखा है सर, इट हैपेंस, क्लियर सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों। ओके सर, क्लॉज नंबर सी, ओ भाई ये क्लॉज नंबर ए नहीं क्या बोला, कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस बिजनेस के लिए भी होना चाहिए। क्लॉज नंबर बी ने क्या बोला, कोई बात नहीं, इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस नहीं है, पर अगर कंसिडरेशन है और सर्विसेज इंपोर्ट करिए तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लॉज नंबर सी बोलता है कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सप्लाई होगा, अगर वो ट्रांजेक्शन कहाँ कवर है, शेड्यूल 1 में कवर है तो। ओके, कोई डाउट बेटा, ओके सर, शेड्यूल 1 में कवर है, पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई होगा, और 8% देयर आर 4 पेरास विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 1, 4 ट्रांजेक्शंस वहां लिखे बेटा जहां पे वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, इवन दो दोस ट्रांजेक्शंस आर विदाउट कंसिडरेशन। अरे क्लियर, समझा मेरी बात यहां तक, हाँ नहीं सर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, वो 4 ट्रांजेक्शंस, वो 4 पेरास जो कहां कवर है सर, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है सर। मैं बुक यहाँ आपके सामने खोल रहा हूँ बेटा सर, अपनी समरी बुक, बट आपको मतलब केवल रेफरेंस के लिए सर, मेरे को तो जरूरत नहीं सर, आप भी चाहे तो ना देखिए, आप मेरी तरफ देखिएगा सर, ठीक है, आपको लगे कि आपको देखना बुक के अंदर आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए खोल रहा हूँ बस। अच्छा, जैसे टैक्सेबल इवेंट का पॉइंट चल रहा है सर अभी अपना, सप्लाई वाला, सप्लाई की डेफिनेशन क्लोज नंबर ए पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, ये हो गया, ये अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चा। अरे क्लियर सर, अब सुनना, अब जैसे बीच में ये गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन नहीं बचा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पर वो मैं अभी नहीं पढ़ाया बेटा, वो आप मतलब मेरे को पता है, मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है सर, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान मेरी तरफ रखिएगा बच्चों। ये अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर, ये शेड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा, ओके सर, इसके ऊपर वाला हमने पढ़ लिया था बच्चों। अच्छा सर, आप बुक्स में नहीं देखेंगे चल जाएगा बेटा, आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए बच्चों। ओके सर, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, शेड्यूल 1, वो ट्रांजेक्शंस जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो क्या है, सप्लाई, और सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा, जीएसटी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पेरा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, आप कोशिश करिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए बेटा, पूरा फोकस यहां रहेगा, मैं याद करके भेजूंगा सर आपको यहां से। सर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज किया, परचेज करने में मैंने आईटीसी लिया और फिर उसको मैंने क्या कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, भले विदाउट कंसिडरेशन था, फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना क्या है, आपने परचेज में क्रेडिट तो ले लिया होशियारी, और बाद में वो मशीन किसी को डोनेट कर दी, तो सर क्रेडिट आप ले रहे हो और सर मशीन कोई और यूज कर रहा है, किस बात का सप्लाई, किस बात का आपको क्रेडिट दे दें बेटा, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में डाल दिया, एक तरह से आईटीसी रिवर्स हो जाएगी सर उसकी। क्लियर, पर अगर परचेज पे आईटीसी नहीं लिया होता और डिस्पोज ऑफ किया होता विदाउट कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में, देख मेरी बात सुन, मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया और परचेज में मैंने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं लिया था बेटा, बिजनेस का सेट था बेटा, और फिर मैंने आपको बेचा है वो,
बेचा है मतलब फॉर अ, तो वैसे भी क्लोज ए में आ गया ना यार। और क्लोज ए क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो सप्लाई में वैसे भी आ गया बेटा, क्लोज नंबर सी देख ही क्यों रहे हो आप सर। क्लियर? तो आपने परचेज पे आईटीसी लिया कि नहीं लिया, ये रिलेवेंस कब है सर, शेड्यूल 1 में आ रहा तो ये आएगा। और शेड्यूल 1 में हम तब आ रहे हैं जब कंसिडरेशन नहीं है, वरना क्लोज ए में खत्म हो गया सर काम। ओके मालिक, क्लियर? जहां कंसिडरेशन नहीं वही हमारे शेड्यूल 1 में सर। ओके अच्छा, ये क्या होता है बेटा, हम कई बार पढ़ते पढ़ते क्या भूल जाते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, और उसमें इतना खो जाते हैं कि जब क्वेश्चन आता है ना बेटा तो हम डायरेक्ट यही पूछते क्लोज नंबर सी पे, हम भूल जाते क्लोज नंबर ए भी तो है। क्लियर? ऐसा इसलिए देखो, ये चीजें कनेक्ट करना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपका माइंड एनालिटिकल ऐसा होना चाहिए जहां पे हम एनालाइज कर पाए कि यहाँ पे कौन सा क्लोज लगाना आपने को। ठीक है, चलो एक बार क्लोज तो मैं आपको चलो बता देता हूँ, बात निकली तो कभी भी लाइफ में आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि सप्लाई है कि नहीं है, सबसे पहले जाना कहाँ पे, क्लोज ए में। पहला स्टेप वो होना चाहिए सर, वहां नहीं है तो क्लोज बी या डबल ए तो ठीक है सर, क्लोज बी देख लीजिए, वहां नहीं है तो क्लोज सी में आना है यार, और वहां पे भी नहीं है ना तो कुछ ना हो पाएगा। सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल। ठीक है सर, चलिए सर, सरकार परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। क्लियर? वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, भले आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी वो सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा सर। अच्छा, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, पढ़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स। वैसे ओपन मार्केट वैल्यू बेटा, हाँ है ना, फेयर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं बच्चों, क्लियर? उस पर लगेगा जीएसटी सर, हाँ है ना मालिक? ठीक सर। सर क्लोज में भी बोलता है, सेकंड पैरा बोलता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन, बाय प्रिंसिपल टू हिज, सॉरी क्लोज नंबर 2 पढ़ रहा है, पैरा नंबर 2 पढ़ रहा है, ठीक है सर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज related person or a distinct person in the course or furtherance of his business. Supply of goods or services or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business is supply, और supply किसको में आएगा तो जीएसटी लग जाएगा। अच्छा, रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है बेटा, तो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन यहां दे रखा है, वो देख लीजिए सर आप। रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है सर, सर वैसे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में सर, पर हाँ यहाँ का हमारा वर्ड इसलिए बता रहा हूं मैं आपको सर, नहीं चाहिए भाई तो वर्ड। ओके सर, person includes legal persons deemed to be related if such persons are officers or directors of one another's business. Such persons are legally recognized partners in the business. Such persons are employer and employee. Employer भी related है इस पर definition of the related person under GST बेटा। A third person controls, owns or holds at least 25% of the voting stock or shares of both. सर 25%, मतलब मान लो मिस्टर ए है, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ए के पास 25% शेयर इसके भी है, 25% शेयर इसके भी बेटा, तो एक तरह से दोनों क्या कहलाएगी बेटा, सिस्टर कंसर्न, क्योंकि 25% होल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा होल्डिंग होता है यार, वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है बच्चों, इसलिए ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड कहलाएंगे इस केस में। ओके सर, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर्स। कंट्रोल वर्ड को डिफाइन नहीं किया बेटा, कंट्रोल वर्ड मतलब सर एटलीस्ट 51% स्टॉक होल्डिंग है शेयर्स की, या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है बच्चा, क्लियर, डिसीजंस को अफेक्ट करता है, तो वो होएगा क्या, कंट्रोलिंग में बेटा। ओके देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, जैसे यहाँ पे 25% शेयर्स नहीं है पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को चलाता है बेटा, कंट्रोल करता है, तो ऐसे केस में ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। देन सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन, दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर है दोनों का बेटा,
जो थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते दोनों बेटा, तो दोनों भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि उन दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है। देन सच पर्सन आर मेंबर ऑफ दी सेम फैमिली। फैमिली वर्ड को डिफाइन क्या बात करते हैं, और एक और वर्ड क्या है, एक और लाइन लास्ट पॉइंट क्या है, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। मैं अपनी सारी की सारी गुड्स आपके थ्रू ही बेचूंगा, किसी और को दूंगा ही नहीं सर। तो सर जब मैं सारा प्रोडक्शन आपको दे रहा हूं एक तरह से, तो आप और मैं ट्रांजेक्शन अफेक्ट कर सकते हैं ना बच्चे यार, इसलिए क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ओके सर, फैमिली का मतलब क्या है सर, ध्यान देना बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है 2-3 बार यहां से बनाया सर। फैमिली, फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा, है ना, ध्यान रखना सर। फैमिली फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड है, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द पर्सन, ये रिलेटेड तभी कहलाएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। स्पाउस हमेशा रिलेटेड है, भले आप उस पर डिपेंडेंट हो या वो आप पे डिपेंडेंट है, या दोनों ही इंडिपेंडेंट है बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात, ध्यान देना बच्चों। पर ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है कि एक पर्सन है, उसका ब्रदर आउट ऑफ इंडिया लॉयर है बेटा, एडवोकेट है ना, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा सर। क्लियर, तो सर वो ब्रदर जो लॉयर है, एडवोकेट है, आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हो बच्चों, वो भाई है, सगा भाई है, फिर भी वो रिलेटेड नहीं है, कहते ना वो भाई तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात, वो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में नहीं आएगा। ओके मालिक, ठीक, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, आरटीपीसी वगैरह में आ चुका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके मालिक, ठीक सर, सर 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 आओ। तो सर अभी रिलेटेड पढ़ा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात मैंने आपसे अब तक नहीं करी, अब करूंगा 2 मिनट बाद, पहले रिलेटेड ऊपर कर लेता हूं मैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन, बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिलेटेड सप्लाई करिए, भले गुड्स सर्विस की, तो सप्लायर है, वरना किसी भी रिलेटेड पर्सन को आपने कोई बात करी, सप्लाई होगा क्या? क्लियर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके मालिक, अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड, क्लियर। अब सर कई सारी कंपनीज में आपने देखा होगा, आज फॉर मान लो फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम कंपनी ले लो सर, जियो। आप जियो के अगर आप एम्प्लॉय हो तो हर एम्प्लॉय के घर पर फ्री वाईफाई लग रहा है जियो का, पता है आपको? मान लो सर सर अब फ्री वाईफाई लग रहा, मतलब कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट आल्सो विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई हो गया, लग गया जीएसटी बेटा। तो यार इस तरह से कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करती है, क्लियर, और उनको सप्लाई के स्कोप में लाके जीएसटी लगा दे, तो कहां का इंसाफ। इसलिए सर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम भी तुम्हारे साथ है, 50,000, यस, और बोल दिया क्या, पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक का सप्लाई अगर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, ठीक है मालिक, अप टू 50,000। अब मान लो सर वो वाईफाई की जो सर्विसेज थी वो एम्प्लॉय ने इतनी यूज करी बेटा कि सर मान लो ऐसा कोई प्लान था और उसमें 50,000 जो था वो 7 महीने में कंज्यूम हो गया सर, उसके ऊपर जो जा रहा है वो भी फ्री तो है, पर उससे ज्यादा वैल्यू जा रही है बेटा, तो जो 50,000 क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा साहब, 50 पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरप्रेशन के कुछ इश्यू और आएंगे, एक एग्जांपल और देता मैं आपको। मान लो एक ही गिफ्ट दिया होता 75,000 का बेटा, एक ही सिंगल गिफ्ट, कितना, तो मेरा ओपिनियन भी यहाँ पे कहता है 75,000 पूरे पे जीएसटी लगेगा बेटा, मल्टीपल गिफ्ट से 50 तक एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 50 क्रॉस हो रहा है उस पर टैक्स लग जाएगा बच्चों, सिंगल गिफ्ट है मोर देन 50 का पूरे पे टैक्स लग जाएगा। अब ये झगड़ा होगा आने वाले वक्त में, इंटरप्रेशन के इश्यू आएंगे इसमें, मेरा ओपिनियन कहता है जो मैंने आपको बताया वो। हाँ मालिक सर,
सर एक और बात ध्यान रखिएगा, इनका बहुत अच्छा पॉइंट है, एम्प्लॉई को जो गिफ्ट दिया है, क्या दिया बेटा, गिफ्ट 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय के स्कोप में, पर एनम पर एम्प्लॉय सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा, तो वो एम्प्लॉयर ने वो गुड्स जब परचेज किया होगा, उसके परचेज पे अगर जीएसटी पे किया तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच, है ना सर। गुड्स गिवन एज गिफ्ट डिस्पोजल एज अ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, सप्लाई जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। ओके मालिक, गुड सर, यहां तक क्लियर बच्चा। हाँ, पर अगर जीएसटी लग रहा है तो क्रेडिट भी मिलेगा बेटा, ठीक है सर, ठीक। हाँ बेटा, हाँ देखो अल्टीमेटली आपके आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लग रहा है क्या? अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं लग रहा तो आपने बल्क में परचेज किया होगा, 100 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई के लिए 100 मोबाइल खरीदे हमने, मान लो 100 मोबाइल पे हमने जीएसटी पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि 100 मोबाइल जब हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लग रहा। पर मान लो पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 से कम है तो बेटा अप टू 50 तो है ना बेटा, ठीक, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या है बेटा, 35 लाख रुपए के एम्प्लॉय 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन एम्प्लॉयज को गिफ्ट किए बेटा, और लास्ट में एक लाइन लिख दी क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100, तो पर एनम पर एम्प्लॉय कितना हो गया बेटा 35,000, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। अब इसी को एक्सटेंड कर दे तो उसके परचेज पे अगर जब जीएसटी पे किया होगा उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। क्लियर, डन, समझे मेरी बात आप? माहौल सरकार, आइए सरकार, ये तो था बात किसके बारे में, रिलेटेड पर्सन के बारे में बात की मैंने आपसे। अब डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस और सप्लाई के स्कोप में आएगा। अब सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सेम पेन नंबर पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके हैं तो वो सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि ऑनर एक ही है बेटा इनका पेन नंबर सेम है बेटा। आपको पता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है बेटा, फर्स्ट 2 डिजिट होता है किसके लिए, स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 पेन, फिर सर ब्रांच का नंबर होता है बेटा 1 2 3 4, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने बेटा आपके, देन सर 2 जो होते हैं वो आईटी चेकसम होते हैं बेटा। क्लियर सर, अब पेन नंबर अगर सेम है, मेरा मान लो महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन है, अच्छा रजिस्ट्रेशन के बारे में 2-3 बात कर लेता मैं आपसे तो डिस्टिंक्ट पर्सन अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा आपको। सर मेरा मेरा महाराष्ट्र में एक ब्रांच है, महाराष्ट्र में एक मुंबई अंधेरी, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन है बेटा। क्लियर, आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मेरी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 50 ब्रांच और है, तो मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लू या कुछ का लू या केवल एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लू, बाकी सबको मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दूं बेटा, ये मेरी चॉइस है। पर अगर मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया सेम स्टेट में फिर भी, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ दे आर टू सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा। भाई वो डिपार्टमेंट वाले मेरे को कुछ यश मंगल के नाम से जानते हैं क्या, वो तो मेरे नंबर के नाम से जानते हैं बेटा। अगर नंबर चेंज हो गया तो अलग पर्सन हो गया बच्चों, सिंपल ऐसा याद रखो आप तो सर, हाँ है ना, क्लियर, समझे मेरी बात। तो ऐसे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे वो, अगर सेपरेट नंबर लिया तो। क्लियर, अच्छा ध्यान देना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, इंट्रास्टेट सप्लाई किया है डिस्टिंक्ट पर्सन को, सप्लाई के स्कोप में आएगा, पर इंट्रास्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है तो वहां चेक कर लेना कि सर सेपरेट नंबर लिया कि नहीं लिया, सेपरेट नंबर लिया होगा तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, तो ही सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में। पर मेरी एक ब्रांच है कहाँ, राजस्थान में, सर क्या होगा मालिक, वो डिस्टिंक्ट पर्सन के स्कोप में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है। क्लियर, मैंने एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है और लेना ही पड़ेगा। सर ध्यान देना, अगर मेरा मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस है, मल्टीपल स्टेट में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उन सारे स्टेट में जहां जहां मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और ऐसे केस में वो क्या कहलाएंगे बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। इसलिए मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं महाराष्ट्र में, और सर जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं कहां, राजस्थान में, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है, क्या क्या बेटा, although without consideration but it is in the course or furtherance of my business, पर इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर करते ही समझना क्या है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है बाय डिफॉल्ट। वहां चेक करने मत बैठना कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं बेटा, बाय डिफॉल्ट वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए होगा बेटा, और ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लग जाएगा। क्लियर मालिक सर, थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करो सर आप, थ्रेशोल्ड लिमिट तो वैसे हम पैन इंडिया बेस पे देखते हैं बेटा, ऑन द सेम पेन नंबर, जो 20 लाख का लिमिट देख रहे हो ना,
वो हम पढ़ेंगे वैसे बाद में, पर हाँ जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा, आपने पूछा इसलिए कि एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए पूरे इंडिया में। उस पेन नंबर पर जितनी ब्रांचेस होते हैं ना, सबका टर्नओवर क्लब करके फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा। ओके मालिक सर। सर अब मेरी बात समझना, मान लो मेरा एक ब्रांच का है दिल्ली में, एक ब्रांच का है मुंबई महाराष्ट्र में, और एयरलाइंस कंपनी, आप नाम सुना होगा मंगल्स। सर सुना कभी आपने बेटा? उसी फ्लाइट में तो हम बैठे हैं सर अभी सर सर मंगल एयरलाइंस। अब सर कुछ एयरक्राफ्ट्स हमने, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज हमने मुंबई ब्रांच के नाम पे खरीद रखे। कुछ एयरक्राफ्ट्स, कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह हमने दिल्ली ब्रांच के नाम पे खरीद रखे बेटा। क्लियर? अब सर एक एयरक्राफ्ट जो दिल्ली ब्रांच में था, उसका इंजन चलते चलते खराब हो गया बेटा। सर अब पॉइंट आया लैंड तो हमने करा दिया बेटा। सर अब पॉइंट है कि इंजन वहां खराब हो गया, उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज खराब हो गए, वहां पे नहीं थे, यहां पे एक्स्ट्रा पड़े थे बेटा। क्या करेंगे हम? भेज देंगे सर। तो हमने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया ऑफ द पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन एटसेट्रा ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। बताओ ये सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का आएगा? डन। अच्छा परचेज पे जीएसटी पे क्या होगा उनके इंजन वगैरह पे? तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, एक तरह से ट्रांसफर हो रहा, सप्लाई हो रहा है, जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, वो आईटीसी यूज करने का, वहां वो जाएगा और सर वहां पे वो काम ले लेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? अच्छा अब यहां से जब हमने वहां भेजोगे इंजन को बेटा, पार्ट्स को कैसे भेजोगे सर? कोई ट्रांसपोर्टेशन से भेजोगे ऐसा तो नहीं बेटा उड़ता पंजाब गया सीधा? सर अब किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड से भेजेंगे सर, हमने ट्रक से भेजे सर, या मान लो कोई एयरक्राफ्ट यहाँ से वहां जा रहा था उसमें भेज दिया सर हमने। क्या वो ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या, या केवल वो इंजन सप्लाई हुआ है? पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज, इंजन सप्लाई हुआ ना यार। तो मोड ऑफ कन्वेंस क्या बोला सर? मोड ऑफ कन्वेंस विच इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ। हाँ हमने ट्रक भी परमानेंट भेज दिया होता सर वहां पे, तो सप्लाई होता। बाकी केवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया। एक डायरेक्टर मान लो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा है बच्चा, क्लियर? तो क्या कार, वो कार में क्या होगा बेटा? तो क्या कार सप्लाई हो गई क्या? क्या सप्लाई हुआ है? डायरेक्ट कुछ सप्लाई नहीं हुआ बच्चों, हाँ ना भाई? अरे क्लियर? ठीक सर। सर यहां तक बात समझे मेरी आप? अगेन ये भी एक सर्कुलर है बच्चों, दो सर्कुलर पढ़ लिया हमने सर, तीसरा और सुनो। अब सर ये दो, दीज आर टू सर्कुलर्स। एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट क्यों बताया मैंने एग्जांपल? ये रहा सर्कुलर, ये देखो सर, ये एयरक्राफ्ट इंजन, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है? ये रहा अभी मोड ऑफ कन्वेंस आपने यूज किया ना सर, ये मोड ऑफ कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर, वो सप्लाई नहीं होता है बच्चों। अरे मैं कह रहा हूँ सर्कुलर सर मेरे क्लेरिफिकेशन में दिलो, ऐसा पढ़ोगे सर अपने आप आंसर आ रहा है, हम क्यों याद करें सर इसको? जब आप खुद आंसर दे रहे हो तो आप क्यों याद करोगे यार? अपना टेक्निक तो ये है सर, टॉपिक के अंदर इतना अच्छे से पढ़ो, समझो कि सर अपने आप चीजें समझ में है, अपने आप बोलो कि सर ये होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गारंटी से वही लिखा होगा सर। ओके मालिक? चलिए सर इधर ध्यान दो सर इधर ध्यान, इसलिए मैं कहता हूँ बुक में ध्यान नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ सर आपको पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ये पढ़ भी लिया क्या आपने सर? ओके, और वो आंसर भी आप देंगे सर। अच्छा जो चीजें आपने सॉल्व कर दी है उसको याद करना पड़ेगा क्या सर? बस ये टेक्निक हमेशा रखो, चीजों को समझो, याद करने की कोशिश मत करो सर आप। हाँ जो प्रोविजन है वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा सर अपने को, पर उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको इतना अच्छे से पढ़ोगे आप, हमेशा पता है आपके सामने कोई भी केस आ जाए तो आप उसको सोल्व कर पाए बच्चा। ठीक है सर? अच्छा सुनना, मान लो एक हम एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी सर, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसका रिपेयरिंग करते हैं सर। अब बड़े बड़े प्लांट में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़े जो मशीन्स वगैरह होती है उसको खोल के हाल हो सकते नहीं बेटा हमारे यहाँ पे, वो लाएंगे तो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा सर। तो हमको वहां जाना पड़ता है। अब हमको वहां जाना पड़ता है तो रिपेयरिंग की मशीन्स वगैरह बहुत सारी ले जानी पड़ती सर। तो हमने क्या किया हुआ है, एक ट्रक ऐसी बनाई हुई है जिसपे हमने सारी मशीन्स रिपेयरिंग वगैरह की जो होती है बेटा, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, क्रेन एटसेट्रा, वो सब हमने उस पर इंस्टॉल करी हुई है सर। तो सर रिपेयरिंग मशीन ऑन दी व्हील एक तरह से, हाँ है ना भाई? अब सर हमारे को कभी भी क्लाइंट का ऑर्डर आता है, हम वो पूरे ट्रक वहां भेज देते बेटा।
क्लियर, वो रिपेयरिंग वगैरह करता है, उसमें पार्ट्स कंपोनेंट्स जो भी कंज्यूम होते हैं, जितना रिपेयरिंग का चार्ज होगा वो सब हम रिपेयरिंग का बिल लिख देंगे बाद में बेटा उसको। तो रिपेयरिंग का बिल लिखा मान लो 10 लाख रुपए का बेटा, अब इसमें कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्सेसरीज भी यूज आई होगी बेटा, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ना यार, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। और पूरा 10 लाख क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, उसमें क्लासिफाई हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना मालिक, ठीक सर। अब क्या हुआ सर, हमारा एक ब्रांच है कहाँ, हमारी एक वो जो इंजीनियरिंग कंपनी ना सर हमारी, वो मुंबई में भी है और सूरत गुजरात में भी है सर। गुजरात नाम सुना बेटा, सूरत, हाँ। अच्छा एक बात और, आप हाँ नहीं बोल पाओ ना बेटा, हूं भी चलेगा सर सर सुनना बात को, अब पॉइंट ये कि सर एक ब्रांच है मुंबई में, एक है सूरत के अंदर गुजरात में, ऐसे वो वाला नहीं हो अब ऐसे केस में सर दोनों जगह इंजीनियरिंग कंपनी है, दोनों जगह हमने कुछ इस तरह की मशीन्स हमने इंस्टॉल करवी, मशीन ऑन द व्हील, पर सर वहां की सारी मशीन्स ऑक्यूपाइड है सर, यहाँ 2 मशीन एक्स्ट्रा है, वहां ऑर्डर आया सूरत में, उसने बोला भाई वो मशीन तेरी फ्री पड़ी है यहाँ भेज दे, ठीक है साहब, हमने यहाँ से वहां भेज दिया बेटा, केवल उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बच्चों। तो क्या वो ट्रक का ट्रक सप्लाई हो गया क्या, उसमें तो सारी मशीन्स लगी हुई, क्रेन वगैरह सब कुछ, वो क्या सब सप्लाई हो गई क्या बच्चों, हाँ उसमें जो आइटम्स कंज्यूमेबल थे बेटा, क्या थे बेटा, जो वहां जाएंगे और वहां से क्लाइंट क्या जब भेजेगा तो वो कंज्यूम हो जाएंगे बेटा, वो वापस नहीं आने वाले मेरे पास यार, केवल वो सप्लाई हुआ, अदरवाइज कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ है। तो आइटम्स जो कंज्यूमेबल थे, जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच गए इंटर स्टेट, वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, बाकी कुछ भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। अरे क्लियर, ये भी नेक्स्ट सर्कुलर था बच्चों, क्लियर, और इसके बेस पे एक आरटीपी ने क्वेश्चन भी दिया था बेटा, जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, हाँ है ना मालिक, क्लियर डन। सरकार ये आपको डिस्टिंग पर्सन की कहानी समझ में आई कि नहीं आई सर, पक्का पूरा पक्का डन। सरकार आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पैरा नंबर 3, समझ में आ रहा है, ब्रेक तो नहीं चाहिए बेटा आपको, कंफर्टेबल, पक्का, ठीक सर। सर सप्लाई सेक्शन नंबर 7 चल क्या रहा है, सप्लाई सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी, शेड्यूल 1, विदाउट consideration supply of goods by principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal। 2 मिनट इधर, एंड वाइस वर्सा भी लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने बोल दिया, कोई खास बात नहीं बताई है, अब एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा सर आपको। सर supply of goods by principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal। तो प्रिंसिपल जब एजेंट क्या गुड्स भेजेगा, ये मान लेंगे उसने सप्लाई कर दिया और सप्लाई हो गया तो क्या लग गया, जीएसटी लग गया। जब एजेंट कस्टमर को देगा तो मानेंगे उसने बेचा है कस्टमर को बेटा। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांजेक्शन सिखाता हूं तो मजा आएगा। देखो जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, जब तक ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं कोई मतलब नहीं सर। मान लो मैं क्या बनाता हूं साहब, मार्कर्स, ये कहा गया भाई सर, मार्कर्स, पुणे महाराष्ट्र, मेरी फैक्ट्री का है, अरे ये मुंबई अंधेरी सर, ये अपनी फैक्ट्री है, मार्कर बन रहे रोज बेटा अभी, ओके सर। यहां से मैंने अपना एक एजेंट है पुणे के अंदर, वहां भेजा गुड्स। अच्छा अब एजेंट में भी क्या होता है, अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं बेटा। एक तो एजेंट होता है साहब वो कहीं से मार्केटिंग करके कस्टमर लेके आ रहा है, मेरे को फोन कर देता है सर इतने मार्केट वहां भेज दो, मेरा कमीशन ना भेज देना साहब। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, मैं उसके गुड्स भेज ही नहीं रहा हूँ सर, डायरेक्ट मेरे ऐसे कस्टमर के गुड्स जा रहा है बच्चों। क्लियर, मैंने डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई किया है गुड्स, उससे वैल्यू लूंगा, उसी अमाउंट लूंगा, बात खत्म बच्चा। वो मेरे को कमीशन का बिल लिख देगा, वो मेरे को सर्विस दे रहा, बात खत्म बच्चा, हाँ है ना भाई। या जब गुड्स एजेंट क्या जा ही नहीं रही तो वहां सप्लाई की बात आई नहीं रही सर। क्लियर, अब समझना ध्यान से, मैंने यहां से गुड्स भेजा कहां, पुणे महाराष्ट्र, वहां कौन है भाई, एजेंट। अब वो एजेंट क्या कर रहा है बच्चों, जब कस्टमर को गुड्स बेचता है वो तो खुद के नाम का बिल इशू करता है। क्या करता है वो, तो मान लो आप कस्टमर हो बेटा, आपके पास बिल किसका है बेटा,
तो एक तरह से आपको आपको गुड्स बेची किसने? तो गुड्स वही बेच सकता है जब गुड्स उसकी होगी बेटा। आप ताजमहल बेच सकते हो क्या बेटा? एक्सेप्ट बंटिल बंटिल बबली सर। अगर कोई चीज अपनी होगी तो हम बेचेंगे ना यार। तो एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है मतलब सर वो सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है मतलब जो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहाँ गया वो सप्लाई हो गया बेटा एक तरह से। खत्म खेल, हो गया सर, हो गया पॉइंट खत्म सर। तो अगर एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है वो खुद के नाम का अगर बिल इशू कर रहा है, खुद के नाम का अगर इनवॉइस इशू कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के आ गया तो ये मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा नहीं है, प्रिंसिपल ने गुड्स बेच दिया है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एजेंट तो पैसा पता नहीं कब देने वाला है सर। हाँ है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर, अब बोलो आप, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। तो मेरे यहां से वहां गया तो सप्लाई हो गया मान लेंगे, मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा, और जब वो बेचेगा तब वो अपना आईटीसी यूज करके लाइबिलिटी पे कर देगा बच्चों। हाँ है ना भाई। पर अगर वो एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो मान लो आप कस्टमर हो बेचा, आपको जो बिल आया किसका आया? तो आपने किससे खरीदा है? तो एजेंट से तो खरीदा नहीं बेटा आपने, भले वो देने वाला गुड्स आपको वो है, उसके यहां से सब काम हो रहा है साहब, पर गुड्स बेचा किसने? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ने कस्टमर को बेच दिया बेटा। तो सर ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के यहां जा रहा है तो केवल जा रहा है बस, भले वो पुणे में हो या राजस्थान में हो, इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बेटा मेरा। वो केवल गुड्स जा रहा है, डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स चला जाएगा, कोई सप्लाई नहीं होगा। क्लियर सर। और जब वो प्रिंसिपल के एजेंट के ऐसे कस्टमर को गुड्स बेचेगा तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ने सप्लाई क्या है मान लेंगे बच्चों। हाँ है ना मालिक। और वो अपने कमीशन का बिल में वो लिख देगा, बात खत्म बच्चों। क्लियर डन। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वर्ड्स याद तो नहीं करना पड़ रहा बेटा आपको, फिट हो रहा ना सर? डन सर। वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सर क्या नाम? आकर्ष। मान लो इनका परचेजिंग पावर इतना जोरदार है सर, जो रॉ मटेरियल सेलेक्ट करता ना, ये मशीन जो सेलेक्ट करते हैं इतनी शानदार सेलेक्ट करते हैं कि फैक्ट्रीज में बहुत काम आने वाली साहब, जो हम या हमारे एम्प्लॉय कोई नहीं कर सकता। हमने इनको ओपन किया साहब, हमारे परचेजिंग का काम आप देखेंगे, आप एजेंट हो सर, आप परचेज करो हमारे लिए मशीन्स, आप परचेज करो हमारे लिए रॉ मटेरियल्स। अब जब ये थर्ड पर्सन से परचेज करता है, परचेज मेरे लिए करता है, पर परचेज बिल पे नाम लिखा है इसका। तो एक तरह से आपने मशीन सप्लाई करी तो आपने इनको सप्लाई करी, और आपके यहां से मेरे आ रही मतलब आपने मेरे को सप्लाई कर दी बेटा। तो जब ओरिजिनली अपने परचेज करोगे तो मानेंगे आपने परचेज करी, भले पेमेंट में डायरेक्ट कर रहा हूं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बिल पे नाम आपका लिखाना बेटा, आप उसके बिल का क्रेडिट लेंगे, आप मेरे को जब भेजेंगे तो मान लेंगे आपने मुझे सप्लाई किया है, आप मुझे जीएसटी का बिल लिखेंगे और उस क्रेडिट को आप यूज कर लेंगे बच्चों। हाँ है ना भाई। क्लियर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सर पर अगर जब वो थर्ड पर्सन से मशीन खरीद रहा है तब बिल डायरेक्ट मेरे नाम का आ रहा है बेटा, तो डायरेक्ट मैंने खरीद लिया बेटा मशीन, मैंने डायरेक्ट उसको पेमेंट कर दिया, इसने अपना केवल कमीशन का बिल लिख दिया, वहां एजेंट का रोल इस तरह का आ नहीं रहा है बच्चों। हाँ है ना भाई। मतलब कहानी बिल की समझ में आ गई बेटा आपको, अब भले वो एजेंट कोई भी हो। क्लियर सर। प्रिंसिपल एजेंट के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई अलग अलग तरीके के एजेंट होते हैं बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आई बात, आपको ये हाँ है ना मालिक। ओके चलिए सरकार एक बात और साथ साथ में एक बात और कर लेता सर मैं आपसे। मान लो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस तरह के जो एजेंट होते हैं ना सर, हु आर सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो खुद के नाम का बिल इशू कर रहे हैं बेटा, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें सेक्शन में 24, उनको 20 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। ओके मालिक ठीक सर। और सुनना बच्चों ध्यान से अगली बात पॉइंट को। मान लो आई एम अ प्रिंसिपल सर एंड महेश भाई यू आर द एजेंट।
प्रिंसिपल ने एजेंट क्या गुड्स भेजा और एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर। अब अगर ये खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा तो सर मेरे यहां से वहां जाएगा तो सप्लाई हो गया, शेड्यूल 1 में कवर हो गया। और अगर खुद के नाम का बिल इश्यू नहीं करा, मेरे नाम का बिल इश्यू करा, तो मेरे यहां से वहां जाएगा तो सप्लाई नहीं हुआ। तब सप्लाई मैं कर रहा हूं कस्टमर को, मान लेना बच्चों, हाँ है ना भाई। मान लो आप हो डेल क्रेडिटर एजेंट बेटा, कौन हो सर आप? डेल क्रेडिटर एजेंट, डीसीए। कौन हो मालिक? डेल क्रेडिटर एजेंट। सर्कुलर है सर, मैं चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें मेरे को। मैं तो आपके सामने केस प्रेजेंट कर रहा हूं केवल एक। अच्छा, डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडिटर एजेंट प्रिंसिपल को पेमेंट का एश्योरेंस देता है या पेमेंट मेरे को कर देता है बेटा। अब ये कस्टमर को भले ही उधार दे, अपना लोड नहीं, इसकी वजह से इसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है सर। क्लियर? अब सर सुनना ध्यान से, मान लो मैंने कोई गुड्स आपके थ्रू कस्टमर को बेचा, क्लियर? 1 करोड़ का गुड्स था, आपने मुझे पेमेंट इमीडिएटली कर दिया, कस्टमर को आपने 3 महीने का उधार दिया सर, क्रेडिट टर्म 3 मंथ्स, 1% पर मंथ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय यू टू कस्टमर, और 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया कितना? 3%, 1 करोड़ पे 3% हो गया 3 लाख रुपए बेटा। तो कस्टमर से आपने लिया 1 करोड़ 3 लाख रुपया, मेरे को आपने दिया कितना? 1 करोड़ रुपया। अब सुनना, क्वेश्चन क्या आया बेटा कि जो आप बिल कस्टमर को लिख रहे हो उसमें 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा या 1 करोड़ 3 लाख पे लगेगा? अभी आंसर नहीं चाहिए मेरे को आपसे। 1 करोड़ पे लगेगा या 1 करोड़ 3 लाख पे जीएसटी लगेगा? तो ये डिपेंड करता है कि एक एजेंट शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इस डेल क्रेडिटर एजेंट ने जो कस्टमर को बिल लिखा वो मेरे नाम का बिल लिखा है, तो कस्टमर ने गुड्स खरीदा किससे बेटा? एक तरह से मेरे से 1 करोड़ में गुड्स उसने खरीदा है बेटा। 1 करोड़ उसके पास पेमेंट था नहीं देने को मेरे को, तो 1 करोड़ उसने एक तरह से इससे उधार ले लिया बेटा। तो एक तरह से आपने 1 करोड़ का उसको लोन दिया, आपने कुछ गुड्स तो बेचा ही नहीं सर, उसको गुड्स तो मैंने बेचा है उसको सर। तो 1 करोड़ का आपने उसको लोन दिया, और लोन देने पे आपने उसको क्या दिया? आपने उससे क्या लिया? इंटरेस्ट। और आपको पता है मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में लिखा है क्या? किसी भी सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, उस पे जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। इसलिए आपने 3 लाख रुपए जो कस्टमर से लिया उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा, डायरेक्ट मैं चार्ज करूंगा कस्टमर को बच्चा, हाँ है ना भाई। केस नंबर 2, अगर ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता, इफ ही इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ऑन नेम, इफ ही इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ऑन नेम, तो सर एक तरह से मेरे यहां से जब एजेंट क्या जाएगा तो सप्लाई हो गया बेटा। तो सर मैंने तो सप्लाई कर दिया, वैल्यूएशन रूल के हिसाब से, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन है, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, वैल्यूएशन रूल के हिसाब से वैल्यू आएगी, उस पर जीएसटी में लगाऊंगा बेटा। क्लियर? आप जब कस्टमर को बेच रहे हो तो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहे हो बेटा, खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहे हो, मतलब यू आर सप्लाइंग द गुड्स टू कस्टमर, और कस्टमर से आप 1 करोड़ के साथ साथ क्या ले रहे हो बेटा? 3 लाख का इंटरेस्ट। वैल्यूएशन के सेक्शन में 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी में लिखा हुआ है क्या? एनी इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा बाय व्हाटएवर नेम कोड, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस लिया है, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सिंस आपने कस्टमर से 1 करोड़ 3 लाख रुपए लिया, 3 लाख रुपए जो इंटरेस्ट लिया वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, और पूरे 1 करोड़ 3 लाख पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि यू आर द सप्लायर इन दिस केस। फर्स्ट वाले केस में यू आर नॉट दी सप्लायर, हाँ है ना मालिक? समझा? क्लियर? ये रहा सर्कुलर इसका बेटा, डीसीए वाला। क्लियर? पक्का? डन। और फर्स्ट सर्कुलर में अपने एग्जांपल में बता चुका बेटा आपको। बताइए, वापस बोलता था बेटा मैं, डेल क्रेडिटर एजेंट, सुनना, कस्टमर को अगर जब एजेंट गुड्स बेच रहा है, कस्टमर को अगर एजेंट गुड्स बेच रहा है और बिल मेरे नाम का इश्यू कर रहा, प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा, तो कस्टमर को गुड्स बेच कौन रहा? एजेंट बेच रहा है क्या? अच्छा, प्रिंसिपल को तो 1 करोड़ रुपए मिल गया, इसने दे दिया बेटा। अब जब कस्टमर इसको पेमेंट करेगा तो एक तरह से कस्टमर के लिए ये तो सप्लायर नहीं है बेटा, सप्लायर तो मैं था बेटा। इसने एक तरह से कस्टमर को 1 करोड़ का लोन दिया, क्योंकि मेरे को गुड्स का पैसा चाहिए था 1 करोड़ रुपया। इसने लोन दिया, उसके अगेंस्ट में इसको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला बेटा। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन देने पर, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, मेगा एग्जीबिशन कवर है बेटा। क्लियर? पर यही अगर ये आदमी खुद सप्लायर होता, और सप्लायर अगर कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है बच्चा। तो अगर ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता, मतलब अगर खुद के नाम का बिल इशू कस्टमर को कर रहा होता बेटा,
तो ऐसे केस में ये मानेंगे इसने कस्टमर को बेचा है और इसने कस्टमर को बेचा है और उसको अगर लोन दिया एक तरह से, उससे इंटरेस्ट ओवर एंड ओवर द प्राइस लिया, वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा बच्चा। तो केस नंबर 2 में यहाँ पे 1,03,00,000 पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। हाँ है ना भाई, पक्का डन सरकार, यहाँ तक पॉइंट समझे मेरा आप? 100% डन। ये था आपका शेड्यूल 1 पैरा नंबर 3। कुछ आ रहा है कि जा रहा है? पक्का ना सर? सर देखो अल्टीमेटली लेक्चर आप लोगों के लिए है सर, मैं आपको ये बताने नहीं आया कि मेरे को कितना आता है ना आप मेरे को जज करना है सर कि मेरे को कितना आता है। क्लियर? अल्टीमेटली क्या है पॉइंट, आपको आना चाहिए बेटा, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए। ठीक है बच्चों? ठीक सर। सर आइए पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4 हम क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 1 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी, विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या मालिक? ए ये हमने कहीं पढ़ा ना पहले यार, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन पढ़ा हमने, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब क्या पढ़ रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन, from your related person or your other establishment located outside India in the course or furtherance of business। देखो जहां रिलेटेड वर्ड आ जाए वहां इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो आएगा ही आएगा, नहीं तो दो भाई आपस में बात कर रहे हैं लग गया जीएसटी। है ना भाई, समझे मेरी बात? सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर related person or other establishment located outside India by a person is supply although it is without consideration। मान लो हमारी एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, लंदन में है सर, हमारी ब्रांच है सर, तो हमारा ही अदर एस्टेब्लिशमेंट हो गया बच्चा वो। अब वो क्या वहां लीगल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, और हमारे कस्टमर हमको पेमेंट नहीं कर रहे बेटा, कोई डिस्प्यूट हो गया साहब, तो वहां से लीगल नोटिस भेजा यहाँ पे हमने, उनसे बनवाया लीगल नोटिस, और उसने हमसे कोई फीस चार्ज नहीं करी। तो सिंस दे आर अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बेटा हमारे एस्टेब्लिशमेंट है बच्चा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया बच्चों, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है बच्चे ये। क्लियर? ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा, जीएसटी लग जाएगा। अच्छा मैंने जानबूझ के मेरी दूसरी फर्म का एग्जांपल लिया, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, क्या मेरा ब्रदर है आउट ऑफ इंडिया बेटा वो एडवोकेट है, वो लॉयर है, यही क्वेश्चन अगर ये होता तो क्या करते बताओ? चलो सर मेरा एडवोकेट है सर, क्या है सर? एडवोकेट। मेरा ब्रदर है सर जो एडवोकेट है आउट ऑफ इंडिया बेटा, लंदन में सर, उसने लीगल नोटिस भेजा मेरे किसी क्लाइंट को सर, डिस्प्यूट हो गया सर उसके लिए, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? अरे ब्रदर है मेरा भाई, रियल भाई है सर, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है बच्चा मेरे लिए, पर सप्लाई नहीं है क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई याद आया, भाई को बोल देना तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड ब्रदर ग्रैंड पेरेंट्स वो आपके रिलेटेड तभी है जब आपके वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो बेटा। हाँ है ना भाई, वो डिपेंडेंट नहीं तो रिलेटेड नहीं। क्लियर? समझे मेरी बात? यस, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन था बार बार बेटा, क्योंकि वो लॉयर है एडवोकेट मतलब आप पे डिपेंडेंट नहीं, आप अपना बिजनेस करो वो अपना बिजनेस करा, कहां डिपेंडेंट बेटा? क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ अगर क्वेश्चन वर्ड लिखता क्या ब्रदर नहीं रिलेटेड पर्सन लिख देता बेटा तो बात खत्म हो जाती बेटा। ठीक है मालिक, ध्यान रखना। क्लियर? कई बार क्या होता है भाई, भाई के लिए इमोशन तो आ जाता है बच्चा। क्लियर? कंट्रोल करने के उसको। ओके क्लियर? डन सरकार। अच्छा वैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन में बचा इसका। ठीक है मालिक? डन। ये आपका शेड्यूल 1 खत्म होता है अब। अच्छा जिसने सर्विसेज इंपोर्ट करी है मैंने, वो भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन लिखा है, बाय टैक्सेबल पर्सन पे था, टैक्सेबल वर्ड को काट देता बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। ठीक है डन। ये आपका शेड्यूल 1 खत्म होता है अब। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी खत्म होता है अब। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। यस या नो? अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए एक चार्ट भी दे रखा है सर, आप चाहे तो देख लीजिए, वैसे मैंने उस अकॉर्डिंग ही पढ़ा है आपको।
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन है, सुनना ए भाई, तो दिमाग लगाना ही मत। अगर विद कंसिडरेशन है ना बेटा, तो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सप्लाई के स्कोप में आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, पर्सनल यूज के लिए आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो केवल ओआईडीआर पे टैक्स लगा रखा है, बाकी सबको एग्जिम क्या है ये एडिशनल बताया मैंने आपको मेगा एग्जिबिशन को कनेक्ट करते हुए बेटा, ठीक है मालिक। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है बेटा। अच्छा, ये शेड्यूल 1 में तभी कवर होगा अगर रिलेटेड पर्सन या अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना अदर केसेस सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। क्लियर, डन। ये सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 पूरा खत्म होता है अब। क्लियर। अच्छा सुनो रे ए होशियारी, हमने जो पढ़ा है ना, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी, सबसे भारी पॉइंट यही है सर, सप्लाई में आता ही यही है बेटा। आगे जो हम पढ़ेंगे ना सबसेक्शन 1 A 2 3, ये कोई भी चीज ये नहीं बताएंगे सप्लाई में आते कि नहीं आते बेटा। सप्लाई में क्या आता है वो 7(1) में लिखा है बेटा, आगे जो लिखा है हम बात करेंगे, पर समझे मैं क्या कह रहा हूं। सप्लाई में क्या आता है वो इसी में लिखा है, बाकी में तो एक्सक्लूड करने के लिए लिखा है। सबसेक्शन 1 में शेड्यूल 2 के बारे में लिखा है, वो छोड़ो अभी आप, एक मिनट। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि जिंदगी में अगर कोई पॉइंट आ जाए, अब सर ये तो पढ़ तो लेते हैं हम कई बार, पर अगली 2 लाइन जो बोल रहा हूं वो सोचते नहीं है बेटा, तो वहां फिर एग्जाम में क्या होता है, क्लिक नहीं कर पाता हमारा। जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि बताओ ये सप्लाई है कि नहीं है, तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, क्या सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी, है तो हाँ, नहीं तो ना। एग्जाम्पल दू बेटा, मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा, दवाई दवाई मेडिसिन, आई एम अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, दवाई बनाता हूं साहब मैं, आई एम अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और जो मैं दवाई बनाता हूं उसके प्रमोशन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके कुछ सैंपल्स, फिजिशियन सैंपल्स मैं डॉक्टर्स को भेजता हूं साहब, होता है ना सर। 10 लाख की दवाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जिसने दवाई बनाई है उसने डॉक्टर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस 10 लाख की दवाई पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? पता है एक बार तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया बेटा, ये क्या होगा पता नहीं सर, ये क्या पूछ लिया। अब सेकंड थिंग हमारे दिमाग में था या तो यस या फिर नो, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। मैंने क्या बोला आपसे, ये इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले चेक करो सप्लाई है कि नहीं साहब, देखते ना आराम से, जल्दी क्या आपने को, सप्लाई है कि नहीं सर, सेक्शन नंबर 7 में देख लो सर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है मालिक, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, सप्लाई शुड बी फॉर अ प्लस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन नहीं, बात खत्म। क्लोज नंबर डबल ए एओपी बीओ वाला केस तो है ही नहीं सर। क्लोज नंबर बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है ही नहीं सर। क्लोज नंबर सी विदाउट कंसिडरेशन। हाँ साहब, यहां देखते हैं कि क्या वो यहां पे कवर है क्या। इफ शेड्यूल 1 में अगर कवर होगा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। शेड्यूल 1 बोलता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। भाई मैं तो दवाई मैन्युफैक्चरर हूं यार, दवाई खरीदा तो ही नहीं मैं दवाई खरीदी होती तो उसके परचेज पे जीएसटी पे करके उसका क्रेडिट लिया था बेटा मैंने तो दवाई बनाई है यार तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड उसमें कवर नहीं बेटा। हाँ इसके इनपुट वगैरह पे मैंने क्रेडिट लिया होगा बेटा, वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा, वो एक अलग बात है सर, पर वो इनपुट मैंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया मालिक। मैंने इनपुट कुछ केमिकल किया होगा, कोई पाउडर परचेज किया होगा, मैंने दवाई बनाई है और दवाई मैंने परमानेंट डिस्पोज ऑफ करी बेटा, तो वो पैरा नंबर 1 में कवर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, गलती करते इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड उसमें कवर नहीं होता साहब ये। क्लियर। सेकंड, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया नहीं बेटा। थर्ड, प्रिंसिपल एजेंट वाला केस है नहीं सर। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है नहीं साहब, शेड्यूल 1 में कवर नहीं, तो सर क्लोज नंबर सी में भी कवर नहीं, तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी
कहीं कवर नहीं, भारत माता की जय, सप्लाई नहीं है साहब, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आंसर अपने आप आएगा कि नहीं आया बच्चों यार, क्लियर? अच्छा, जल्दी आंसर आपका आएगा पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो आ जाएगा सर, समझा मेरी बात? प्रैक्टिस किसकी? ये प्रोविजंस की सर। प्रोविजन क्या फास्ट फ्लो होंगे आपके माइंड में अगर आपको चीजें आती है तो बेटा, हाँ है ना? तो अब आंसर क्या फास्ट आएंगे। अभी आप आंसर फास्ट निकालने की कोशिश मत करिए, प्रोविजन को रिपीट करिए अपने दिमाग में, जितनी बार रिपीट करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा बेटा अपना, क्लियर? और आंसर आ जाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का, डन। पर डायरेक्ट आंसर याद नहीं करने का, ठीक है? याद करोगे तो कब तक याद रह पाएगा यार, ठीक है भाई? फॉर्मूला ऐसा रखो दिमाग के अंदर कि फॉर्मूला उस चीजों को सोल्व कर पाए। अच्छा अब सुनो, वो दवाई पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा, तो उस दवाई के सैंपल 10 लाख रुपए की जो दवाई बनाई मैंने, उस सैंपल को बनाने के लिए जो इनपुट वगैरह काम आए होंगे, उसका मेरे को प्रोपोर्शन एडीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर एच 17(5)(h), हाँ है ना भाई? क्लियर, गुड, समझे? पक्का बच्चों, डन। ये सर्कुलर है सर, दिस इज अ सर्कुलर जो चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है, तो सर मैंने यही आपको समझा दिया, बात आई तो क्लियर, डन। सरकार ये था सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1। अब आप कहे तो एक छोटा सा ब्रेक ले ले सर, हम ब्रेक ले लेंगे सर। अच्छा ब्रेक कौन सा, लंच ब्रेक लेना है, क्या करना है? अरे लंच ब्रेक ले ले या एक शॉर्ट ब्रेक ले? शॉर्ट ब्रेक ले सर एक। अच्छा चलो पहले अपन रिवर्स चालू करते हैं। लंच ब्रेक कब करना है पहले बताओ, अगर मान लो अभी लंच ब्रेक नहीं करना तो 2 बजे। अगर 2 o'clock हम लंच ब्रेक करके चलेगा सबको कंफर्टेबल, या अभी लंच ब्रेक बोलो? 2 o'clock ओके। हमारा ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हो नहीं सर अभी लंच ब्रेक नहीं किया अगला 3 घंटा मतलब 3 बजे, ऐसा नहीं। सो 2 o'clock विल हैव लंच ब्रेक, पर उससे पहले एक छोटा ब्रेक और ले लेते सर हम। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों के लिए लंच ब्रेक चालू होता है अब। अच्छा कितनी देर का ब्रेक है? लंच ब्रेक है, सॉरी शॉर्ट ब्रेक। कितनी देर का ब्रेक? नहीं नहीं 15 मिनट्स रखो आराम से, मुझे पता है 5 मिनट बोलने क्या होता है केवल सर अपने वही टाइम रखो जिसमें हम शुरू कर पाए बेटा, आप लोग आ पाओ। ओके सो 15 मिनट्स में हम शुरू करें वापस से बेटा, सो प्लीज बी ऑन टाइम। और हाँ, जो वीडियो लेक्चर में प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। डन, चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। माहौल